Good morning, students. So now I start our today's class in the subject of political science. Students, as you know, we have finished our chapter alternative centers of power in the previous class. So now I start our next chapter, which is the next book, Politics in India Since Independence, and the chapter name is Plan Development, Politics of Plan Development. And in this chapter we look about which types of steps taken by Indian government for the development of nation. तो ये एक नया चैप्टर है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे नियोजित विकास के बारे में, प्लान डेवलपमेंट के बारे में, कि तत्कालिक सरकार जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारी सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार की नियोजित विकास की नीतियों को लेकर के देश के सामने आया। और इसी बुक में हमने अभी पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा था कि आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं आई थीं, चुनाव से लेकर के भारत को एक रखने तक, बहुविधि संस्कृतियों को एक साथ समायोजित करने के लिए। आपको पता था कि हमारे यहाँ मल्टीकल्चर पीपुल्स हैं और इन मल्टीकल्चर्स पीपल्स के बीच कैसे हम सामंजस्य बैठाएं ताकि किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो। तो इन सारी चुनौतियों को हमारी तत्कालिक गवर्नमेंट, जो कि नेहरू सरकार की एक तरीके से सत्ता थी, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से किया, जिसकी वजह से भारत इंटीग्रेटेड रहा, एक रहा। थोड़े बहुत जो अलगाववाद की समस्याएं उभरी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। हमने प्रिंसली स्टेट के बारे में देखा। तो ये जो राजनीतिक समस्याएं थी उससे तो हम लोगों ने पार पा लिया। अब आर्थिक आधार पे जो समस्याएं हमारे सामने थी, क्योंकि देश को राजनीतिक तौर पे एक करने के साथ साथ देश में रहने वाले जनता के बीच जो उनकी निजी ज़रूरतें हैं, जो उनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं, अगर उसको पूरा न किया जाए तो देश दोबारा से किसी सिविल वार में घिर सकता था, देश बढ़ सकता था, आर्थिक आपातकाल आ सकते थे। जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या थी, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना ज़रूरी था। तो इन सारी चीज़ों पे नेहरू गवर्नमेंट ने कौन सा रास्ता अपनाया, किस प्रकार से विकास के पैमानों को उन्होंने पूरा किया और कैसी नीतियाँ अपनाई। हम लोग वर्ल्ड्स वाले बुक में भी हम लोगों ने देखा दो प्रकार की उस समय पॉलिसीज़ थी, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ एंड कम्युनिस्ट पॉलिसीज़। एक तरफ ओपन मार्केट, दूसरी तरफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये दो प्रकार की नीतियाँ थी। भारत किस प्रकार की नीति को अपनाता है, वो नीति कैसे इम्प्लीमेंट होती है, यही सारी चीज़ें हम इस बुक में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और इसमें हम उड़ीसा के संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं, जानकारियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, स्टील का जो डिमांड था वो वर्ल्ड वाइड, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था और स्टील का डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और स्टील के डिमांड के बढ़ने की वजह से जो उड़ीसा स्टेट थी वहाँ पे बहुत सारे स्टील के कह सकते हैं कि खनन एक तरीके से स्टील के बड़े रिजर्व थे, वहाँ पे बड़े खान थे स्टील के, आयरन रिजर्व थे। तो उड़ीसा सरकार ने ये कदम उठाया कि इस वैश्विक मांग, इस वर्ल्ड की इंटरनेशनल डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने यहाँ स्टील के रिज़र्व को ओपन किया, वहाँ से खनन कार्य शुरू कर एक्सट्रैक्शन करना शुरू किया, खनन कार्य करना शुरू करवाना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ समस्या ये थी कि जो आदिवासी वहाँ पे उस ज़मीनों पे थे, उनकी जीविका, उनका विस्थापन हो जाता, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता, क्योंकि स्टील जब प्लांट वहाँ पे लगना शुरू होता तो जो वहाँ पे रह रहे आदिवासी हैं उनको उन जगहों को छोड़ के जाना पड़ता। और चूँकि वहाँ पे वो हमेशा से रहे हैं तो एक तरीके से अपनी आजीविका वहीं से वो प्राप्त करते थे, तो उनकी आजीविका के ऊपर संकट आ चुका होता। तो ये सारी समस्याएं थी, यानी कि एक तबका के लिए जो विकास है दूसरे तबके के लिए वही विनाश है। आप समझिएगा इस बात को कि
अगर स्टील की डिमांड है, शहर में विकास की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, स्टील से स्कूल बनना है, कॉम्प्लेक्स बनने हैं, बांध बनने हैं और बिजली संयंत्र बनने हैं, उस हर जगह स्टील का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब स्टील हम जहाँ से ले करके आएंगे तो हमारा तो विकास हो गया, चूँकि हम शहरों में रह रहे हैं, स्टील के माध्यम से हम डेवलप्ड होंगे। लेकिन ये स्टील जहाँ से हम प्राप्त करेंगे, आप उनके एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए, उनके इकोसिस्टम के बारे में सोचिए कि उनकी ज़मीनों के अंदर वो स्टील बसे हुए हैं, और जब हम उस स्टील को निकालने के लिए प्लांट बैठाएंगे तो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, यानी कि हमारा विकास उनका विनाश कहलाएगा। तो इसी क्रम में इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा सरकार ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र इसे कहते हैं, इसे निकाला और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टील एक्सट्रैक्शंस कंपनीज़ थी और नेशनल लेवल पे जो स्टील अथॉरिटीज़ की कंपनीज़ थी, उनके साथ ये MOU साइन करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया एक तरीके से। आप पेपर की कटिंग्स को देख सकते हैं, आपके बुक में वो है सब पहले ही पेज पे। अब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए कि दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। एक तरफ स्टील प्लांट्स देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक अगर देश का आर्थिक विकास नहीं होगा तो वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास नहीं होगा, क्योंकि उससे जो राजस्व प्राप्त होगा उससे हम देश की जनता को और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और अगर हम देश के विकास के लिए स्टील प्लांट लगा रहे हैं तो एक बड़े लेवल पे जो वहाँ पे रह रहे हैं आदिवासी, उनकी आजीविका छिन जाएंगी, उनका जो नैसर्गिक अधिकार है जीवन जीने का, स्वतंत्र रूप से रहने का, उसका वायलेशन हो रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि इसके बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, कौन सा रास्ता निकलना चाहिए। हालांकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और ऐसे सारे फैसले जनता के माध्यम से ही होना चाहिए, जनता के बीच में ही होना चाहिए। इसमें विशेषज्ञों का भी योगदान होना चाहिए, दोनों पक्षों को राय लेकर के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता की आवाज़ हैं। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के व्यू को, जनता के ओपिनियन को लेकर के ही कोई निर्णय, हालांकि अंतिम निर्णय जो वो राजनीतिक हो, लेकिन इसमें जनता का भी निर्णय सम्मिलित हो। तो इस प्रकार से, और ऐसे फैसले सरकार पहले पूर्ववर्ती कामों में भी ले चुकी थी। पहले भी ऐसे बहुत सारे फैसलों को सरकार ने लॉन्च किया था जिसमें काफ़ी अड़ंगे आए थे, मुश्किलात आई थी। अब इसमें एक चीज़ निकल कर के आ रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल जस्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक तरीके से ब्लड का काम करता है। ब्लड यानी कि वो रक्त की तरह पूरे शरीर, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रक्त की तरह पूरे देश में जाकर के देश को ताकत पहुंचाता है, देश को जीवित रखता है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल जस्टिस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक समुदाय का विकास होता रहे और उस विकास की जो बलियां हो वो दूसरे समुदाय के द्वारा ली जाए, यानी कि उस विकास का जो नेगेटिव पक्ष हो उसका भुगतान दूसरा समुदाय करे, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा उड़ीसा के स्टील प्लांट से। तो हालांकि राजनीतिक तौर पे हमारे यहाँ इसमें कोई विभेद नहीं था कि आर्थिक विकास हो, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। तो फिर ये हुआ कि देश को एक केंद्रीकृत एजेंसी कोई मिले जो देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लान बनाए, ताकि देश में जो विकास हो वो किस प्रकार से हो बिना डिस्प्यूट के, सभी उसको स्वीकार करें, सभी उसको एक्सेप्ट करके, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग लाएं। तो एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी हो, इस पे सबका एक सहमति था, चाहे वो वामपंथ हो चाहे वो दक्षिणपंथ हो। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, उसमें ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करना शुरू हो गया है कि डेवलपमेंट आखिर में किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और वर्तमान में या उस समय जो कंडीशंस थे उस समय डेवलपमेंट को कैसा समझा जा रहा था। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं सबके लिए इन चीज़ों में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ज्योग्राफी के क्लास में कि वास्तव में विकास क्या है। विकास ये नहीं कि आपके पास एडिडास का ही जूता हो, विकास ये है कि आपके पास एक स्वस्थ पैर हो। तो इन चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और वही चीज़ है कि एक ग्रुप के लिए विकास
अलग हो सकता है, दूसरे ग्रुप के लिए विकास अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इस्पात से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उसका लाभ, उसका विकास सबको मिले, क्योंकि अगर हम इस्पात से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं तो उस इस्पात का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उन लोगों को हार्म पहुँचाएगा, उनके लोकल लिवलीहुड को इन्फ्लुएंस करेगा, उनका विस्थापन होगा, उनका सिस्टम गड़बड़ होगा। हालांकि उस इस्पात से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उससे हमारा विकास होगा, उस विकास के बाद हो सकता है कि हम आर्थिक तौर पे मजबूत हों और फिर वेलफेयर स्कीम्स के तहत उन लाभों को पहुंचाएं, लेकिन वो लाभ भले उन तक पहुंच जाएंगे लेकिन तात्कालिक रूप से वो अपने इकोसिस्टम से, अपने मूल जड़ों से विरक्त हो जाएंगे। हो सकता है आगे वो लाभ लेने के लिए बचे भी कि न बचे, ये भी समस्याएं हैं। जैसे बांध को ले लीजिए, अगर हम बांध बना रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आसपास के गांव उसके डूब क्षेत्र में आते हैं, उन गांवों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन हमको उनकी पीड़ा समझ नहीं आती। उस बांध से हमको बिजली मिलती है और 46-45 डिग्री टेम्परेचर में हम एसी के नीचे बैठ करके अपने विकास का आनंद लेते हैं कि बाहर कितनी गर्मी है, और हम यहाँ पर शिमला जैसा आनंद ले रहे हैं अपने कमरे में और अपने रिचनेस पे, अपने प्रॉस्पेरिटी पे खुश होते हैं कि भगवान ने हमको इतना सक्षम बनाया है कि हम 46 डिग्री टेम्परेचर में भी शिमला का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर उसके पीछे आप जा कर के देखो तो उस आनंद के पीछे बड़ा ही अनइक्वलिटी है, बड़ा ही संघर्ष है। आप सीधे शब्दों में कहें तो बड़ा ही पाप है कि उस पूरे के पूरे आपका जो एसी ठंडा हवा दे रहा है वो आपने तो अपने घर में एसी लगा लिया, लेकिन किसी के प्राकृतिक एसी को उसकी बलि देने पड़ी। हो सकता है कोई XYZ व्यक्ति आपकी एसी के लिए जिसका बांध बनाया गया है, जो आपकी एसी की बिजली के लिए जो बांध बनाया गया है, उस बांध के डूब एरिया में कोई प्राकृतिक रूप से नीम का पेड़ लगा करके, आम का पेड़ लगा करके, महुआ का पेड़ लगा करके जीवन यापन कर रहा था, वो भी 46 डिग्री टेम्परेचर में आम के पेड़ के नीचे 25 डिग्री, 26 डिग्री, 23 डिग्री टेम्परेचर में अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन चूंकि आप शहरी हैं, आपके विकास की डिमांड ज़्यादा है और सरकार तक आपकी आवाज़ ज़्यादा पहुंचती है, इसलिए सरकार आपकी बात सुनी और उनकी बात न मीडिया लेकर के आएगी, न सरकार सुनेगी, और सुनेगी भी तो उसको हटा देगी, क्योंकि आप तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, और अब पहुंचती भी हैं तो ऐसी पीते हुए एक कप चाय पी करके आप सरकार को 2 गाली दे देंगे और कहेंगे कि यहाँ तो ये सब चलता रहता है। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर देखिए कि आपकी डिमांड की वजह से, आपके एसी के बिजली के डिमांड की वजह से उस व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित हो गया। अब उसको अपना क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा, अपने बच्चों को लेकर के जाना पड़ा। सरकार उसे अगर पुनर्स्थापित करती भी है तो वो नीम का पेड़ ले आकर के नहीं देगी, न तो वो एसी ला करके देगी कि आओ हम तुम्हारे लिए एसी वाला कमरा रखे हैं, नहीं, और न तो वो नीम का पेड़ देगी जो प्रकृति ने उसको प्राकृतिक एसी दिया था, वो भी नहीं देगी। तो ये अन्याय किसके साथ हुआ? उसके बच्चे उस 46 डिग्री टेम्परेचर में सीधे सूर्य के नीचे किरणों के आने की वजह से हो सकता है सर्वाइव नहीं कर पाए, हो सकता है उसके फूड सप्लीमेंट्स उतने अच्छे न हो जो नेचर उसको वहाँ पे दे रही थी, उस डूब एरिया में जो नेचर उसको न्यूट्रिशियस फूड दे रही थी उतना पुनर्स्थापित करने के बाद सरकार न दे रही हो, तो आपके डिमांड की वजह से एक दूसरा ग्रुप का नुकसान होगा। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ऐसा होता आ रहा है। आप इस नज़रिए को भी देखिए, इस ताप को भी महसूस करिए, ऐसा भी हो रहा है। ये सोचने वाली बात नहीं है, ये पूरे समाज में हो रहा है। हमारे विकास, हम जितना शहरी हो रहे हैं, उस शहर का दंश गांव, आदिवासी जो रिसोर्सफुल एरियाज़ हैं उनको उसका दंश झेलना पड़ता है, और इसके जवाबदेही से हम बच नहीं सकते। इसके लिए हम नॉन आंसरेबल नहीं हो सकते। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए विकास या अनइक्वल डेवलपमेंट क्या है। अब आप 12th स्टैंडर्ड के हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे से अगर जब आप बिजली का अनयूज़ करिएगा तो समझिएगा कि आप जो पंखे को खोल करके चले जा रहे हैं और वो पंखा चल रहा है, वो बिजली किसी व्यक्ति के अधिकार को कुचल करके आप तक आ रही है।
और ये बातें आप तक पहुंच भी नहीं रही हैं। अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी के माध्यम से ये चीज़ें जानी। तो डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, और ये सारा जो डेवलपमेंट है, ये जो अनइक्वल डेवलपमेंट है, ये हमें वेस्ट से मिला, पश्चिम से मिला। अधिक से अधिक मॉडर्नाइजेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अमीर हुए हैं। ये एक धारणा बैठा दी गई, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा दिया गया कि इस प्रकार से हमारा जो देश है वो विकसित हो जाएगा, हम जो है वो विकसित हो जाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में हमने अभी एसडीआई पढ़ा। एसडीआई में हमने पढ़ा कि बेहतर एजुकेशन, बेहतर न्यूट्रिशंस, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अपने विकास के लिए क्या चाहते हम क्या चाह रखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, कम से कम काम, ज़्यादा से ज़्यादा आराम और नेचर के विपरीत रहना। यानी सर्दी है तो गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना कृत्रिम रूप से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सर्दी है, गर्मी है तो सर्दी का प्रयोजन करना, कूलर, एसी, इन चीज़ों के माध्यम से। यानी गैर प्राकृतिक बनना, जिसकी वजह से हम हो जाते हैं बीमार। तो बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ तो नहीं हुई। गाँवों में आप देख लीजिए, अनइक्वलिटी आपको हर जगह दिख जाएगी। एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, पूरे भारत में कहीं भी अनइक्वलिटी आपको दिख जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं, आज जो हम लोग को चैप्टर शुरू किया है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लान्ड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा है। बीइंग अ क्लास 12th स्टूडेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें। कॉपी पेस्ट एजुकेशन नहीं चाहिए, जो लिखा है वो पढ़ लिया, वो रट लिया, वो लिख दिया, पास हो गया, ये नहीं चाहिए। थिंकिंग बेस्ड एजुकेशन चाहिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके कितना अपने वैचारिक धरातल को मजबूत कर सकते हैं, कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में जाने कि विकास क्या है, विकास की धारणाएं क्या हैं, अनइक्वल डेवलपमेंट क्या है। कल हम इसके आगे के संदर्भों के इसके आगे के संसर्गों पे चर्चा करेंगे कि कैसा प्लानिंग डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर प्लान कैसे बने, इन चीज़ों पर कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।